दिखाऊं आप लोगों को। You can see it here, depressant action on CNS as a whole effects हैं। as a whole में सबसे पहले CNS के depressions हैं जिसमें analgesia, sedation, respiratory depression, euphoria, cough suppression और stimulant actions में meiosis, nausea, vomiting, truncal rigidity, convulsions और temperature से related क्या है कि fall in, ये central हैं सारे के सारे effects कि fall in body temperature is due to डिस्टर्ब हाइपोथैलेमिक हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब आप इनको ओवर डोजेज में लेते हैं, क्रॉनिकली पेशेंट जो है वो हाई डोजेज में लेता है तो फिर उसको हाई बॉडी टेम्परेचर रहना शुरू हो जाता है। न्यूरो एंडोक्राइन इफेक्ट्स में जो सेंट्रली हैं, एज यू नो, हाइपोथैलेमिक जो कंट्रोल है जिसमें सारे रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, वो सारे उनके रिलीज इनहिबिट हो जाते हैं और उसके साथ जो आगे के सारे LH, FSH, ACTH और एंडोर्फिन्स और टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, इन सब के लेवल्स इस वजह से इनहिबिट डिक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये याद रखिएगा, एंटी डायूरेसिस करवाते हैं। ओपियोइड्स हैं, ओस्मैटोट्रोपिन, दिस इज ग्रोथ हार्मोन, इनकी रिलीज में इंक्रीज होता है। और टॉलरेंस जो है इन इफेक्ट्स के साथ, अभी हर इफेक्ट की टॉलरेंस पता होनी चाहिए आपको कि विद टाइम जो है इनकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और ये इफेक्ट्स नहीं आते। जैसे जैसे पेशेंट जितने ज़्यादा यूज़ करता जाएगा इन इफेक्ट्स में टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जो सेंट्रल इफेक्ट्स के बाद पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं वो हम सिस्टम वाइज करेंगे कि सीवीएस में क्या इफेक्ट्स हैं डिफरेंट सिस्टम वाइज। सीवीएस वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स इज ब्रेडिकार्डिया, जो कि नॉर्मली ओपियोइड्स के साथ होता है, ठीक है। और मेप्रिडीन, लेकिन जो इसमें से एक ओपियोइड है विच इज मेप्रिडीन विच कॉजेज टैकीकार्डिया बिकॉज ऑफ इट्स एंटी मस्करेनिक एक्शन एज वेल। ये जो एसिटिलकोलिन से रिलेटेड मॉड्यूलेशन है उसकी वजह से ये टैकीकार्डिया करती है। पेशेंट अब ये याद रखें कि सीवीएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है तो उनमें हाइपोटेंशन हो जाती है ड्यू टू पेरिफेरल वेजोडायलेटेशन की वजह से, आर्टीरियो वेनस दोनों हो सकती हैं। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज, ओपियोइड हिस्टामिन रिलीज कराते हैं, सेंट्रली वेजोमोटर सेंटर को डिप्रेस कर देते हैं, बैरो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्सेस की इनहिबिशन कर देते हैं, इन तमाम चीजों की जैसे हाइपोटेंशन होती है। दिस इज वाइवा क्वेश्चन कि ओपियोइड से जो हाइपोटेंशन आप बोलेंगे कि ये काम ये हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है, तो इट इज वाइवा क्वेश्चन कि ओपियोइड से हाइपोटेंशन क्यों होती है, तो उसमें ये सारी रीजंस आप बताएंगे। उसके बाद सेरिब्रल सर्कुलेशन पे वो कह रहे हैं कि इफेक्ट्स नहीं होते ऐसा, लेकिन जब रेस्पिरेटरी सेंटर आपका डिप्रेस होता है और PCO2 इंक्रीज होती है उससे वेजोडायलेटेशन होती है, आपको पता है, और उस वेजोडायलेटेशन की वजह से सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। दैट्स वाई जो है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के पेशेंट्स में, लाइक हेड इंजरी के साथ पेशेंट आता है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, मॉर्फिन को यूज नहीं करते उसमें। अब ये सीवीएस के साथ ही मैं बताना चाह रही थी कि डिटेल में हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रैशनल ऑफ यूज ऑफ ओपियोइड्स और मॉर्फिन इन एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट जब आता है आपके पास तो आप उसमें फौरन उसको मॉर्फिन लगाते हैं। एक तो ये पोटेंट एनाल्जेसिक है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो पेन है, लेकिन उसके साथ साथ ये बेनिफिट क्या कर रहा है कि इट रिलीव्स द इस्कीमिया, इट डिक्रीजेस प्रीलोड, ये हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम कर रहा है, प्रीलोड कम कर रहा है, नेगेटिव आइनोट्रोपी, नेगेटिव क्रोनोट्रोपी, और ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करता है। दैट्स व्हाई ये रैशनल ऑफ यूज है। अगर क्वेश्चन ये एससीक्यू भी हो सकता है, व्हाट इज द रैशनल ऑफ यूज ऑफ मॉर्फिन इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो उसमें आप ये रीजंस देंगे लिख। लेकिन इसके साथ प्रिकॉशंस क्या होंगी कि ये याद रखें जो हाइपोवोलेमिया के साथ पेशेंट आता है, अगर MI भी है लेकिन हाइपोवोलेमिक शॉक में है, उस पेशेंट में आपको बहुत ध्यान रखना है। आप उस लेस ब्लड फ्लो वाले पेशेंट में मोर हाइपोटेंशन के चांसेस होंगे, पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। GIT में स्पैस्मोजेनिक हैं, ये याद रखें कि सेंट्रल इफेक्ट भी है और कॉन्स्टिपेशन हॉलमार्क है, और इससे कोई टॉलरेंस डेवलप नहीं होती। टॉलरेंस डेवलप नहीं होती मींस के पेशेंट जो है वो चाहे 6 मंथ से ले रहा है या 6 साल से ले रहा है, उसको अभी भी कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। कैसे होती है? इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम में जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं उनके साथ भी होती है कॉन्स्टिपेशन। कौन से? ये वाइवा क्वेश्चन है कि कौन से रिसेप्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आप कहेंगे जो म्यो रिसेप्टर्स हैं और डेल्टा रिसेप्टर्स हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये वाइवा में पूछा जाता है कौन से रिसेप्टर से कॉन्स्टिपेशन होती है, कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मेनली म्यो होते हैं और इनकी सेंट्रली भी इफेक्ट्स भी होते हैं, और इनके साथ सारों को फोन करना लेक्चर के दौरान याद आता है।
ओके जी, स्टमक मोटिलिटी डिक्रीज होगी लेकिन टोन, ये याद रखें, अगर मैंने जो रेड में लिखा हुआ है टोन इंक्रीज हो रही है लेकिन मोटिलिटी इज वेरी, तो इससे गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी डिले हो जाती है। आइलियम में क्या होगा, जो प्रोपल्सिव मूवमेंट्स हैं वो नहीं हो रही होती हैं। व्हाट इज द रैशनल? कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है? कॉन्स्टिपेशन होने की एक तो रीजन ये है कि प्रोपल्सिव कंट्रैक्शंस कम हो रही, ठीक है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, तो कांटेक्ट टाइम ज्यादा हो जाएगा। जब कांटेक्ट टाइम ज्यादा हो जाएगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। बेटे ये सारी स्लाइड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ये आप, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आई हैव टू फिनिश द टॉपिक। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन इसको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन कैसे कर रहे हैं, ये कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं। बिलरी ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेशेंट आपके पास बिलरी कॉलिक के साथ आता है तो आप मॉर्फिन विल नॉट बी द फर्स्ट चॉइस। व्हाई? बिकॉज एक तो ये बिलरी स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्फिंक्टर ऑफ डाई को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उससे क्या होता है, जब वो स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो रिफ्लक्स होता है बिलरी और पेंक्रियाटिक सिक्रेशंस का। इट माइट एमाइलेजेस और लाइपेजेस ज्यादा हो जाते हैं। इसकी क्या रीजन है? उससे पेंक्रियाटाइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्लिनिकल चीजें ये पता होनी चाहिए कि पेशेंट बिलरी कॉलिक के साथ आया है तो यू विल नॉट गो फॉर फर्स्ट चॉइस, नहीं होगी, लेकिन समटाइम्स आप दे देते हैं। लेकिन बिलरी कॉलिक में और यूरेट्रिक कॉलिक, याद रखें कि यूरेट्रिक कॉलिक जो ड्यू टू इंफेक्शन ऑफ स्टोन या स्टोन की वजह से होती है, उसमें ऑलरेडी पेशेंट को बहुत ज्यादा ये यूरिटेरिक टोन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो पैराडॉक्सिकली पेन उसकी स्वेयर हो जाएगी अगर आप उसको देंगे। इसमें रीनल में ब्लड फ्लो, जब ये हाइपोटेंशन होगी तो रीनल प्लाज्मा, रीनल वेसोडाइलेटेशन नहीं बल्कि उसमें वहां पे ब्लड फ्लो कम होगा, जीएफआर कम हो जाएगा। यहाँ पे भी जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं वो म्यो रिसेप्टर्स हैं और ये एंटी डायूरेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि सेंट्रली भी हो सकता है एडीएच से रिलेटेड और पेरिफेरल भी हो सकते हैं इनके एंटी डायूरेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज वो आ जाती है, यूरिट्रल एंड ब्लैडर टोन इंक्रीज कर रहे हैं, स्फिंक्टर टोन इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए पोस्ट ऑप पेशेंट्स में जिनको आपने मॉर्फिन ड्यूरिंग एड्स या ओपियोइड्स दिए हुए हैं एनाल्जेसिक के तौर पे, आपने एडजंक्ट एनेस्थीसिया में, उसमें क्या होगा, पोस्ट ऑप पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। इवन एल्डरली में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और यूरिटेरिक कॉलिक बाय कैलकुलस के साथ, जो कैलकुलस की वजह से हो रही है, वो वर्स हो जाती है बिकॉज एक यूरेटर की टोन को इंक्रीज कर रहा होता है। यूट्रस के अंदर ये भी बहुत क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है कि जब भी पेशेंट को आप एनाल्जेसिक के तौर पे अगर डिलीवरी के दौरान देते हैं तो उसमें प्रोलॉन्ग लेबर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्राइन टोन को टोकोलिसिस कर देते हैं, विच इज यूट्राइन टोन डिक्रीज हो जाती है, और यूट्राइन टोन उस वक्त डिक्रीज हो जाएगी तो टोकोलिसिस हो जाएगा और लेबर प्रोलॉन्ग हो जाएगी, और ऐसे में बच्चे को एस्फिक्सिया के चांसेस होते हैं। और बच्चे में जाके वो वहां पे आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही वो, पहले तो मदर के थ्रू रेस्पिरेशन उसकी हो चल रही होती है, ऑक्सीजन सप्लाई आ रही होती है, लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाता है और उसको इस दौरान में अगर मॉर्फिन वो मदर के थ्रू उसके अंदर जा रही होती है तो विड्रॉल सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए फौरन याद रखें रेस्पिरेटरी विड्रॉल भी, और उसकी जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो मॉर्फिन उसके अंदर मौजूद होती है उसकी वजह से। तो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को नैलेक्सॉन लगाना चाहिए। अगर ड्यूरिंग डिलीवरी मदर को मॉर्फिन या कोई ओपियोइड दिया गया है तो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को नैलेक्सॉन लगाना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ये प्रैक्टिकल क्लिनिकल पॉइंट है। न्यूरो एंडोक्राइन में मैं ये बता चुकी हूँ, ये मैं दोबारा नहीं जिक्र करी, ये इसके इफेक्ट्स में आ जाता है। प्रूराइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप पेशेंट को जब भी आईवी ओपियोइड्स देते हैं उसके साथ हिस्टामिन रिलीज की वजह से सेंट्रल इफेक्ट भी होता है और हिस्टामिन रिलीज दोनों की वजह से प्रोराइटिस हो सकता है, पेशेंट को इचिंग स्टार्ट हो सकती है। और स्पेशली जब पेशेंट को आप स्पाइनल या एपिड्यूरल मॉर्फिन देते हैं तो ये प्रोराइटिस ऑन लिप्स एंड बॉडी, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आप बाद में नैलेक्सॉन लगा देते हैं, ठीक है। इट इज रिवर्स बाय नैलेक्सॉन। हर जगह जो जो इफेक्ट्स हैं और जहां जहां वो रिवर्स होते हैं नैलेक्सॉन से, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप ये कंडीशन है जो ओपियोइड से होती है, you will give naloxone in this condition. This is also reversed by naloxone. इम्यून सिस्टम में सुप्रेस करते हैं जी इम्यून सिस्टम को, और इन्फेक्शंस की सैप्टेबिलिटी ज्यादा करते हैं, और क्रॉनिक सुप्रेशन हो जाती है एचपीए एक्सेस की। उससे जो एचपीए फंक्शन, जो जितने हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस है उसके फंक्शन की मॉड्यूलेशन, ठीक है। एक्यूट सुप्रेशन करेंगे सिम्पैथेटिक सिस्टम की, वो हम आगे देखते हैं कि जब भी
आप ओपियोइड्स पेशेंट ले रहा होता है तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। व्हाट आर द यूजेस। नंबर 1 एनाल्जेसिया। अच्छा, जब एग्जाम में मैंने आपको पहले ये जो स्लाइड्स पे बहुत कुछ लिखा हुआ है ये पेरिफेरल नॉलेज होता है, ये आप वाइवा में कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि एनाल्जेसिया आपने बोला है तो कौन कौन सा ऑल काइंड्स ऑफ स्फीयर कांस्टेंट पेन्स जो हैं आर रिलीव्ड। स्पेशली कैंसर के पेशेंट को बहुत स्फीयर पेन होती है, ठीक है। शार्प इंटरमिटेंट पेन जो एक्यूट कोई पेन इस किस्म की होती हैं उनमें ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन याद रखें कि इस पेन में एनाल्जेसिक इफेक्ट में टॉलरेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है और डिपेंडेंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप कंटिन्यूस यूज़ कराते हैं। फिक्स्ड इंटरवल डोजिंग के निस्बत वो डोज जो आप प्रॉपर फिक्स्ड इंटरवल पे डोजिंग दें तो एनाल्जेसिक इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत इसके कि जब ऑन डिमांड पेशेंट को लगाया जाए। और अगर पेशेंट को जीआईटी सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं ओरल प्रिपरेशंस की वजह से, स्लो रिलीज मॉर्फिन दे रहे थे, तो फिर पैच की फॉर्म में फेंटेनिल पैच जो है, फेंटेनिल आप लोगों ने देखा था कि ये सिंथेटिक होती है, ये आगे मैं आपको डोज रिस्पॉन्स कर्व में भी दिखाऊंगी कि बहुत लो डोज में इसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट कंपैरेबल टू मॉर्फिन है। और नेजल इंसफलेशन से भी दे सकते हैं और आप पैच के फॉर्म में भी दे सकते हैं। एम्फेटामीन्स अगर पेशेंट किसी वजह से है तो उसमें ओपियोइड एनाल्जेसिया जो है एनहांस हो जाएगा उनकी प्रेजेंस में। लेबर में यूज नहीं होता, ये सिर्फ स्लाइड इसलिए बनाई थी कि आपकी क्या रीजन होगी कि व्हाई इट इज नॉट यूज इन लेबर, बिकॉज इट कॉजेज न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। पेशेंट बच्चा जो है एस्फिक्सिया न्यूनेटोरम हो जाता है डिलीवरी के बाद। लेकिन मेप्रिडीन इज रिलेटिवली सेफ। और इवन आप मॉर्फिन नहीं लेबर के दौरान अगर देनी ही पड़ जाए तो पैथेडीन देते हैं, आप मॉर्फिन नहीं देते। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन पेन होता है यूरिटेरिक कॉलिक, क्योंकि स्पैज्म इंक्रीज हो जाता है, बिलरी कॉलिक भी इंक्रीज हो जाती है और अगर यूरिटेरिक कॉलिक है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इनको बहुत फेवरेबल नहीं कहा जाता। इसलिए ये अगर आप ना मेंशन करें तो एनाल्जेसिया लिखें और मेनली किस किस फॉर्म में आप देते हैं। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में मॉर्फिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एडीमा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से जो डिस्निया होता है उसको रिलीव करती है। एक तो पेशेंट में जब एसओबी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो उसके साथ ही पेशेंट में बहुत एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, तो उससे वो एग्रेवेट होता चला जाता है। एसओबी फर्दर एग्रेवेट होगा, फर्दर एंशियस होगा, तो ये एंग्जाइटी को भी कम करेगा और परसेप्शन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को भी कम करेगा, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। प्री लोड आफ्टर लोड दोनों को कम करेगा। दिस इज ऑल्सो रैशनल ऑफ यूज ऑफ मॉर्फिन इन एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। अगर पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि मॉर्फिन में जैसे ही आप क्लिनिकल यूज में बोलते हैं कि एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में देते हैं तो कैसे कैसे रिलीफ करेगा, तो ये उसकी रैशनल है। नंबर 2 मायोकार्डियल इस्कीमिया में हमने कहा था एमआई में ये बहुत फेवरेबल है। क्यों? और स्पेशली अगर पल्मोनरी एडीमा के साथ पेशेंट को एमआई है तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज। कफ सुप्रेसेंट जो है यूज होते हैं, पहले मॉर्फिन वगैरह यूज होता था, अब ये है कि कोडीन भी है जो कि कफ सुप्रेसेंट है, लेकिन अब चूंकि नॉन एडिक्टिव प्रॉपर्टीज वाले कफ सुप्रेसेंट आ गए हैं इसलिए इनका यूज अब बहुत कम हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी कोडीन मैनी जो है वो यूज फॉल्कोडीन की फॉर्म में है, उसके बहुत ज्यादा सेंट्रल और एडिक्टिव इफेक्ट्स नहीं होते, वो यूज हो जाती है। डायरिया में आप लोग पढ़ चुके हैं डायफिनॉक्सिलेट, और ये वो वाली पहले यूज डायरिया क्योंकि कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट होता है, क्रूड ओपियम इन सब से होता है, पहले ये यूज होते थे। लेकिन याद रखें इन्फेक्टिव डायरिया में इनका यूज नहीं होगा। बाय उसमें आपको कीमोथेरेपी की जरूरत होगी, इन्फेक्टिव डायरिया में नहीं। लेकिन वैसे डायरिया में पहले जब ये यूज होते थे, लेकिन अब सिंथेटिक फॉर्म्स में जो आ गई हैं डायफिनॉक्सिलेट एंड लोप्रामाइड, इनके सीएनएस इफेक्ट्स बहुत कम है, ज्यादा सिलेक्टिव जीआईटी के लिए हैं, इसलिए ये अब यूज होते हैं ये एंटी डायरियल के तौर पे। एनेस्थीसिया में प्री मेडिकेशन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी यूज होते हैं, ये सेडेटिव एंग्जाइलेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इंट्राऑपरेटिवली स्पेशली ये याद रखिए हाई डोजेस फैंटेनिल ली जाती हैं। सीवीएस कार्डियक सर्जरी इज वेरी पेनफुल, उसमें ये पेशेंट को देते हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की उसमें एनाल्जेसिक चाहिए होता है, और किसी भी किस्म की हाई रिस्क सर्जरी में फेवरेबल ड्रग्स हैं। और रीजनल एनेस्थीसिया में जब आप एपिड्यूरल और सबरेक्नाइट स्पेस में देना होता है उसके लिए भी एनाल्जेसिया पेशेंट जो होते हैं उनको बाज़ औक़ात इंट्राऑपरेटिव पेन मेजर के लिए, पेन कंट्रोल करने के लिए भी, और पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए भी आप क्या करते हैं, सबरेक्नाइट ये एपिड्यूरल जो है कैथेटर पास कर देते हैं, ठीक है। जब ये कैथेटर पास करके वहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो आप ओपियोइड की मिल रही होती है, तो ये फैंटेनिल की फॉर्म में भी दे देते हैं, मॉर्फिन भी दे देते हैं।
ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने एनेस्थीसिया या किसी चीज़ की वजह से उस पेशेंट को अगर आपने यूज़ किया एनाल्जेसिया के लिए यूज़ किया तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, तो नैलेक्सोन और प्रूराइटस, ये सारी चीज़ें, नोजिया, वॉमिटिंग, जो सिम्टम्स आ रही होती हैं उनको आप रिवर्ट कर सकते हैं नैलेक्सोन के साथ। लोकल एनेस्थेटिक्स में ये आपने पढ़ा था जब लेक्चर हुआ था, उसमें भी एपिड्यूरल कैथेटर जब आप देते हैं पेन कंट्रोल के लिए, ठीक है ना, लोकल एनेस्थेटिक के साथ बहुत ही अच्छा यूज है, ये कॉम्बिनेशन में दे देते हैं, फैंटेनिल देते हैं साथ में लोकल एनेस्थेटिक दे देते हैं या एपिड्यूरल कैथेटर में। जब भी अपर एब्डोमिनल सर्जरी हो पोस्ट ऑप में, तो ये पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए बहुत ही ये प्रैक्टिकल क्लिनिकल जो है ना इसका यूज है, जो कि प्रैक्टिकली होता है। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स होते हैं, उनमें प्रोग्रामेबल इन्फ्यूजन पंप्स की फॉर्म में इम्प्लांट्स होते हैं जो स्पाइनल कैथेटर की फॉर्म में, वो भी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन होती है और पेशेंट को कंटिन्यूसली एनाल्जेसिक दिया जा रहा होता है इस फॉर्म में। शिवरिंग में मेप्रिडीन का रोल है, इसमें एमसीक्यू बन सकता है, किस तरह करती है जी, अल्फा 2 के ऊपर जो मॉड्यूलेशन इसका इफेक्ट है ये ब्लॉक कर देती है थ्रू इट्स एक्शन ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर्स। मेप्रिडीन इज रिपोर्टेड टू बी एंटी शिवरिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ये एक लाइन में आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए शिवरिंग में कौन सा यूज हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम जनरली देख लें जल्दी से, तो बिहेवियरल एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट में। डिस्फोरिक, हमने यूफोरिया होता है शुरू में, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, बाद में डिस्फोरिक रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें अनप्लेजेंटनेस, अनईजीनेस, मूड बुरा, पेशेंट का साइकोटिक चेंजेस आ सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग सीटीजी के थ्रू कर रहे हैं, और हाइपोटेंशन हमने कहा था कि हाइपोवोलीमिया के पेशेंट में स्पेशली करेंगे। कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी रिटेंशन कर रहे हैं और प्लूराइटिस कर रहे हैं, और टॉलरेंस, डिपेंडेंस और एडिक्शन, ये मैं एंड में आपको बताती हूँ, ये इससे रिलेटेड है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिंपली देख लेते हैं कि क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होंगी, किन कंडीशंस में आपने ओपियोइड्स में कॉशन के साथ यूज करने हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं या कॉन्ट्राइंडिकेशन। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर एगोनिस्ट को जब भी आप पार्शियल एगोनिस्ट के साथ यूज करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगी। व्हाई? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट partial agonist will act as antagonist. For example, लीवियसबेंटाजोसिन है, अगर आप इसको मॉर्फिन के साथ देंगे तो एनाल्जेसिक इफेक्ट जो मॉर्फिन का था वो खत्म हो जाएगा और पेशेंट विड्रॉल की स्टेट में होगा। हेड इंजरी के पेशेंट्स में नहीं देते, क्यों नहीं देते? इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन अगर पेशेंट का पहले से इम्पेयर्ड है, हमने पढ़ा था सीओपीडी के, कार्पोपनेल के, अस्थमा के पेशेंट्स में आप ये नहीं देते। और इम्पेयर्ड हेपेटिक अगर पेशेंट में मेटाबॉलिज्म चूंकि इनका होना होता है, ग्लूक्रोनाइडेशन होती है, अगर वो इम्पेयर्ड है, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन है, उसमें कॉशन के साथ देंगे, क्योंकि जितने भी जो इनके मेटाबोलाइट्स हैं उन्होंने किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होना होता है, अदरवाइज इनके सीएनएस साइड इफेक्ट्स जो है, टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं अगर रीनल इम्पेयरमेंट हो। एंडोक्राइन डिजीज, एडिसन डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं देंगे कॉशन के साथ अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और प्रेगनेंसी में आपको पता है कि अगर पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है तो उस दौरान में पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे में वही जो बात हुई थी, वो तो डिलीवरी के दौरान बच्चे में जो नहीं हो पाता रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, लेकिन जैसे ही डिलीवर होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। सेम इज द केस अगर बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान मदर ओपियोइड्स यूज कर रही है तो बच्चे में डिलीवरी के बाद विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ड्रग इंट्रैक्शंस 3 ग्रुप्स हैं। सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, इनके साथ एग्रीवेशन हो जाती है, इंक्रीज सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एनहांस हो जाएगा अगर आप डायज़ेपाम वगैरह के साथ यूज करेंगे। नंबर 2, एंटीसाइकोटिक्स के साथ यूज करेंगे, उसमें भी वेरिएबल इफेक्ट्स हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उसमें भी ज्यादा हो जाएगा, सेडेशन बहुत ज्यादा होगी। और कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स जो कि ड्यू टू एंटीमस्क्रीनिक और अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन की वजह से हैं, तो उसमें कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स जो हो रहे होते हैं वो एनहांस हो जाएंगे। और एमियो इनहिबिटर्स अगर आपको याद हो तो हमने मेप्रिडीन, सेरोटोनिन सिंड्रोम में भी है कि अगर एमियो इनहिबिटर्स के साथ दे रहे हैं तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है जी टू ऑल ओपियोइड एनाल्जेसिक्स बिकॉज ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ हाइपरपायरेक्सिया, कोमा हो जाता है, हाइपरटेंशन होती है इसमें, तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम वाला, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। ओपियोइड्स अगर ये एक समरी है, समरी फॉर्म में कि जी ओपियोइड मॉर्फिन जो है दैट इज फुल एगोनिस्ट है, स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है म्यो कैपा पे। मैप्रिडीन इज आल्सो फुल एगोनिस्ट, स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट म्यो कैपा पे। फैंटेनिल भी सेम इसी तरह, लेकिन पेंटाजोसिन, नैल्ब्यूफिन और जो है ये दोनों पार्शियल एगोनिस्ट है म्यो के ऊपर, तो इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट दीज विल एक्ट एज एंटागोनिस्ट, ठीक है। और नैलेक्सोन जो है ये एंटागोनिस्ट है।
इधर जो डोज रिस्पॉन्स कर्व में जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आपको पता है दिस इज एफिकेसी, ये एफिकेसी है, और दिस इज पोटेंसी। जो अगर दिस इज मोर पोटेंट, फैंटेनिल इज मोर पोटेंट, एफिकेसी सेम है टू मॉर्फिन के साथ बिल्कुल सेम है, लेकिन यू कैन सी इट लो डोज में वो सेम एफिकेसी प्रोड्यूस कर रही है, मोर पोटेंट है, इसलिए ये उससे ये सिंथेटिक प्रिपरेशन इसीलिए की गई है। उसके बाद अगर आप ब्यूप्रीनॉर्फिन को देखें तो इट इज पोटेंट देन मॉर्फिन, बट इट्स एफिकेसी इज वेरी लो, दैट ये पार्शियल एगोनिस्ट है म्यो के ऊपर। उसके बाद ये मैप्रिडीन है, ये लेस पोटेंट है जी, हायर डोज में ऑलमोस्ट उसके कंपैरेबल एफिकेसी आ जाएगी, और पेंटाजोसिन इज आल्सो जो म्यो के ऊपर इसकी दिस इज लेस पोटेंट भी है और लेस एफिकेशियस भी है देन मॉर्फिन, जो आप ये पार्शियल एगोनिस्ट यूज करते हैं। मॉर्फिन के साथ दो तीन ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स हैं जी। मॉर्फिन की हाफ लाइफ 2 आवर्स है, अगर आप इसको लो डोज पे देंगे, एवरी 4 आवर्स दे रहे हैं, तो यू नीड इंक्रीमेंट्स ऑफ डोज, आपको रेगुलरली फ्रीक्वेंट डोजिंग करनी पड़ेगी, सस्टेन्ड एनाल्जेसिया देना पड़ेगा, तो फिर ये इफेक्ट आएगा, इसका स्टडी स्टेट अचीव हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि हाई डोज में दें एवरी 12 आवर्स, अगर आप इंटरवल ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो रेड वाला, ये जो पिंकिश एरिया, दिस इज इंटॉक्सिकेशन वाला एरिया, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को अगर आप 12 आवर्ली देना चाह रहे हैं तो उसमें हाई डोज में देना पड़ेगा। उसका डिसएडवांटेज ये है कि फिर पेशेंट को इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, बाकी टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेथाडोन के साथ रिलेटेड है कि जी आप लो डोज में देंगे तो इसका जो है लेवल, जो इंक्रीमेंट्स दे रहे होते हैं और स्टेडी स्टेट अचीव होती है, और जब आप हाई डोज में देते हैं तो इसका भी डिसएडवांटेज, इसकी हाफ लाइफ यू कैन सी इट हियर, ये यहाँ मैं इसलिए बता देती हूँ कि बाद में मुझे भूल ना जाए कि हमने डिस्कस ये किया था कि ये जिस तरह एंटी डिप्रेसेंट में इसी तरह मेथाडोन ऐसी ड्रग है जिसकी 55 आवर्स हाफ लाइफ है। 55 आवर्स हाफ लाइफ होने की वजह से इसको आप यूज करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। इसमें विड्रॉल सिम्टम्स बहुत इतनी स्वेयर नहीं होती जितनी मॉर्फिन या हेरोइन के साथ होती हैं, ठीक है। ये आगे हम मजीद देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट ये हम सब क्लासिफिकेशन में कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेथाडोन जो है ये स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट भी है और इसका एडिशनल इफेक्ट है, ये इफेक्टिव एनाल्जेसिक है देन मॉर्फिन, क्योंकि ना सिर्फ ये म्यो रिसेप्टर्स के थ्रू एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है बल्कि ये एनएमडीए रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? देयर आर सर्टेन टर्म्स यूज्ड। एक चीज होती है पेशेंट को ओपियाइड एडिक्ट है, आपने उसको डिटॉक्सिफाई करना है, मींस उसके सिस्टम में से, तो उसके लिए एक जो टर्म यूज होती है जो मेडिकल टर्म नहीं है, जिसको इडियोमैटिक शायद इडियम है, कोल्ड टर्की। उसमें पुराने जमानों में क्या करते थे कि तय खाना नुमा जिसमें सिर्फ एक दरवाजा होता था, बाहर से लॉक कर दिया और पेशेंट को उधर अकेला छोड़ दिया जाता था और किसी किस्म की एक्सेस नहीं होती थी कि वो ड्रग कहीं से हासिल कर ले, तो उसमें फिर उसको विड्रॉल सिम्टम्स बड़े सीवियर 24 आवर्स तक आते थे। लेकिन एक चीज होती है डिटॉक्सिफिकेशन इज थ्रू मेडिसिन। उसमें क्या होता है कि आप ऐसा एजेंट आहिस्ता आहिस्ता ऐड मेथाडोन ऐड करते जाते हैं पेशेंट की, और मॉर्फिन विड्रॉ करते हैं और मेथाडोन ऐड करते जाते हैं, क्योंकि इसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको टेपर करते हैं। दिस इज कॉल्ड मेडिसिनल डिटॉक्सिफिकेशन। लो डोज ऑफ मेथाडोन से स्टार्ट करेंगे 5 to 10 mg डेली फॉर 2 to 3 टाइम्स अ डे। जब डिसकंटिन्यूएशन करते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है? इसके साथ विड्रॉल सिंड्रोम बहुत स्वीयर नहीं होता, एब्सटिनेंस सिंड्रोम स्वीयर नहीं होता। नंबर 2, इसकी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज बहुत कम है मॉर्फिन और हेरोइन की निस्बत। ये वाइवा में पूछा जा सकता है ये चीजें। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट में अदर जो मेप्रिडीन हम कर चुके हैं, फैंटेनल, ये सिर्फ इनके एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं। ये बाद में आप देख लीजिएगा। माइल्ड टू मॉडरेट एगोनिस्ट जो यूज करेंगे, ये सारी मैंने क्लासिफिकेशन में आपको कराई नहीं है, ठीक है। ये कोडीन जो है ये पेन किलर के तौर पे भी यूज होती है, डाइफेनॉक्सिलेट, लोप्रामाइड, ये एंटी डायरियल है। पार्शियल एगोनिस्ट में जो हमने कहा था कि नैल्ब्यूफिन हो गई और ये ब्यूप्रेनॉर्फिन हो गई, ये सारा चीज मैं एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट अगर आप पार्शियल एगोनिस्ट देंगे तो जैसे कि ये पेंटाजोसिन है, ये कोडीन नहीं होना चाहिए, कोडीन इज वीक में आता है, ये पार्शियल नहीं है। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, फिर कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कुछ रिसेप्टर पे एगोनिस्ट हैं, कुछ पे एंटागोनिस्ट हैं। नैल्ब्यूफिन को हम म्यो एंटागोनिस्ट इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली ये पार्शियल एगोनिस्ट ही है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट इट विल एक्ट एज एंटागोनिस्ट। ब्यूप्रीनॉर्फिन भी सेम इसी तरह, इसको भी हम यूज कर लेते हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेरोइन अब्यूजर्स में। उनको जब आपने शिफ्ट करना होता है तो आप पार्शियल एगोनिस्ट पे या मेथाडोन पे शिफ्ट कर सकते हैं। पेंटाजोसिन भी
कैपा के ऊपर एगोनिस्ट है, और दिस इज आल्सो म्योपे पे पार्शियल एगोनिस्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट इट विल एक्ट एज एंटागोनिस्ट। ये चीजें वही हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो प्योर एंटागोनिस्ट हैं वो ये हैं जी, नैलेक्सोन इसका हाफ लाइफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं। और नेल्ट्रेक्सोन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, 48 आवर्स तक इसका ऑलमोस्ट। तो आप कई दफा जब डिटॉक्सिफाई करने के बाद पेशेंट को मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे भी डालते हैं मेथाडोन के बाद, तो उसमें फिर आप नेल्ट्रेक्सोन के ऊपर भी डाल देते हैं। ये आप लोगों को आगे मैं दिखाती हूँ। पैथेडीन को मैंने कहा था कि डिलीवरी में रिलेटिवली सेफ है, अगर आपको ओपियोइड यूज ही करना है तो जस्ट बिफोर डिलीवरी आप दे देते हैं, ठीक है। हाँ, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टॉलरेंस एंड व्हाट इज डिपेंडेंस। टॉलरेंस क्या होती है कि ओवर टाइम व्हेन द ड्रग इज यूज्ड अगेन एंड अगेन लूजेस इट्स effectiveness and increased dose is required to produce the same effect. This is called tolerance. और ये बहुत ज्यादा ओपियोइड्स के साथ होती है। डिपेंडेंस क्या होती है कि उसके बाद पेशेंट जब विड्रॉल सिम्टम्स, जब किसी भी ड्रग को स्टॉप करने पे सडनली जब आप छोड़ते हैं तो उसके बाद विड्रॉल सिंड्रोम या एब्स्टिनेंस सिंड्रोम प्रोड्यूस हो, तो उसको आप डिपेंडेंस कहते हैं कि इसकी डिपेंडेंस डेवलप हो गई है, ठीक है। या फिर ये एक और बात है कि जब आप ओपियोइड एगोनिस्ट दे रहे होते हैं और सडनली आप एंटागोनिस्ट देते हैं, उसके साथ भी डेफिनेटली विड्रॉल सिम्टम्स आ जाती हैं। पार्शियल एगोनिस्ट दे दें तो भी विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगी, एंटागोनिस्ट दे दें तो भी विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगी, या फिर उसको सडनली स्टॉप करें तो भी आ जाएंगी, ठीक है। डिग्री ऑफ टॉलरेंस की टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में पूछा जाता है। जब आप कहते हैं कि ओपियोइड्स के साथ टॉलरेंस डेवलप होती है तो यू विल से व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ टॉलरेंस टू डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द ओपियोइड्स। हाई टॉलरेंस किस में होती है? एनर्जीजिया, यूफोरिया, मेंटल क्लाउडिंग, सेडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इट मीन्स क्या है कि पेशेंट को बहुत जल्दी जिस डोज पे ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसके बाद हाई डोजेस पे भी ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। टॉलरेंस हाई होती है इसमें। एनाल्जेसिक यानी कि शुरू में पेशेंट अगर ले रहा है एक डोज से तो उसकी डोज इंक्रीज करेंगे विद टाइम। फ्यू डोजेस के बाद ही इससे टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, उतना एनाल्जेसिया नहीं होगा, आपको डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी। सेम इज द केस विद कफ सुप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, एंटी डायूरेसिस। इन तमाम इफेक्ट्स के साथ यूजेज के साथ साथ ये साइड इफेक्ट्स में हैं तो इस टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। मॉडरेट डिग्री ऑफ टॉलरेंस ब्रेडिकार्डिया के साथ होती है, ठीक है। यानी कि पेशेंट को शुरू में बहुत ब्रेडिकार्डिया होगा लेकिन विद टाइम थोड़ा कम होता चला जाएगा। और नो टॉलरेंस याद रखें, पेशेंट को हमेशा मियोसिस होगा। इसको आप मियोसिस 3C अगर कर लें इसको भी, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कर लें। कॉन्स्टिपेशन हमेशा होगी। कन्वर्जन्स उसको हमेशा ओवरडोजेज की फॉर्म में या जो मोर्फिन से इंड्यूस होते हैं या उसकी थ्रेशोल्ड कम हो जाती है फिट्स की, वो सब ये जो है इनसे टॉलरेंस डेवलप नहीं होती। मीन्स ये कि ये हमेशा हो सकते हैं पेशेंट को। ये कॉन्सेप्ट इस ये जो है ये SCQ भी है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है। और प्लीज याद रखें कि रिसेप्टर्स भी पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, कई दफा पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है डिग्री ऑफ टॉलरेंस क्या है कॉन्स्टिपेशन में, तो आप कहेंगे नो टॉलरेंस इन कॉन्स्टिपेशन, नो टॉलरेंस इन मियोसिस। इसीलिए पेशेंट जो एडिक्ट्स होते हैं जब किसी वजह से ओवरडोजेज से भी आए तो पिन पॉइंट पीपल होता है उनका, ठीक है ना। तो टॉलरेंस डेवलप नहीं होती इसलिए मियोसिस फिर भी हो जाएगा। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है जी? जब भी ओपियम एडिक्ट को फॉर एग्जांपल आप उसके ड्रग नहीं मिली तो विड्रॉल सिंड्रोम उसके साथ हेरोइन या मॉर्फिन के साथ, उसमें राइनोरिया, लेक्रीमेशन, चिल्स अगर आपने मूवीज में या ड्रामों में देखा होगा तो पेशेंट बहुत शिवरिंग हो रही होती है, वायलेंट किस्म की, डायफ्रेसिस हो रहा होता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग, हाइपरवेंटिलेट कर रहा होगा पेशेंट को। अब ये कैसे डेवलप होता है? व्हाट इज विड्रॉल सिंड्रोम? मॉर्फिन और हेरोइन के साथ बहुत ज्यादा सीवियर होता है। 6 to 10 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज के स्टार्ट होगा ये। पीक इफेक्ट्स 36 to 48 आवर्स में होंगे और तकरीबन 5-6 दिन लेगा ये डिसअपियर होने में, जो इफेक्ट्स आएंगे इसके। मेथाडोन के साथ एक तो ये बहुत सीवियर नहीं होता, इसको बहुत, क्योंकि ये इंक्रीमेंट आप डोज का जब आप दे रहे होते हैं तो मेथाडोन के साथ दो प्रॉपर्टीज इसकी याद रखें। विड्रॉल सिंड्रोम उतना सीवियर नहीं होता जितना मॉर्फिन या हेरोइन से होता है, और नंबर 2 इसके साथ एडिक्टिव प्रॉपर्टीज की उतनी ज्यादा नहीं है जितनी उसकी है। लिपिन कॉर्ड की पिक्चर है जी। स्टेज 1 में अप टू 8 आवर्स पेशेंट को एंजाइटी होगी और क्रेविंग होगी फॉर ड्रग। स्टेज 2 में 8 to 24 आवर्स में एंजाइटी, इंसोम्निया, डायरिया, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी, वॉमिटिंग करेगा, राइनोरिया होगा, मिड्रेसिस होगा और डायफ्रेसिस, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है पेशेंट को। up to 3 days tachycardia, nausea, vomiting, hypertension, diarrhea, fever, chills, tremors, सीजर्स भी पड़ सकते हैं, फिट्स भी पड़ सकते हैं, और मसल्स बहुत उसको बॉडी में स्फीयर किस्म के मसल स्पैज्म होते हैं और स्फीयर एक्स एंड पेन्स होती हैं।
फिट्स भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में फिर आपको इंटरवेंशन की जरूरत होती है, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स जो मॉर्फिन के साथ हो रहे हैं, ये यहाँ पे इकट्ठे करके लिखे हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, वही जो हमने पीछे पढ़े हैं सारे, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, चिल्स, लैक्रिमेशन, ट्रेमर्स, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, मसल स्पैज्म होंगे। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि स्वेरिटी ऑफ विड्रॉल, यू कैन सी इट हियर, सबसे ज्यादा लॉन्ग जो होती है वो हेरोइन के साथ यहाँ दिखाई गई है, हेरोइन और मॉर्फिन, वो यही होगा ऑलमोस्ट 5 डेज तक विड्रॉल। दिस इज अ स्वेरिटी, ठीक है। इनिशियली बहुत तेजी से बढ़ने इनके स्वेरिटी इंक्रीज होगी। और अगर आप पेशेंट को मॉर्फिन दे रहे हैं या कोई ओपियोइड एगोनिस्ट फुल दे रहे हैं और आपने नैल्ट्रेक्सोन दे दिया, तो दिस इज द कर्व कि क्या होगा, इफेक्ट्स उसके सडनली ब्लॉक होंगे। जब ब्लॉक होंगे तो बहुत तेजी से विड्रॉल सिम्टम्स प्रोड्यूस होगी, ये नैल्ट्रेक्सोन के साथ। और ये जो पर्पल वाला लाइन है, दिस इज मेथाडोन, हमने कहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए करते हैं कि यू कैन सी इसके साथ स्वेरिटी कितनी, डेवलपमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स कितनी स्लो है, ठीक है। दिस इज ये कंपैरिजन शो कर रहा है कि किसके साथ कितनी स्वेरिटी हो रही है। अब विड्रॉल के दौरान जो सिम्पथेटिक इफेक्ट्स आते हैं लाइक क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, हाइपरटेंशन, इनको 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 जब इनकी ट्रीटमेंट है दैट इज क्लोनिडीन। ये सिर्फ डायग्राम के थ्रू शो किया जा रहा है कि ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है ना, अल्फा 2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी होते हैं, तो ये क्लोनिडीन जो है ये यूज की जाती है अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो दिस इज आल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्पथेटिक इफेक्ट्स ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम विद। नंबर 2, अब ये क्या पूछा जा सकता है, हाउ वुड यू ट्रीट दैट एडिक्शन को आप कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे जी सबसे पहले तो नॉन मेडिसिनल डिटॉक्सिफिकेशन में तो टोटल विड्रॉल होगी, और उसमें पेशेंट को बहुत पेनफुल होता है, ये दैट इज वेरी 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 मच पेनफुल, ज़ाहिर है उसको वो सारे 24 to 48 आवर्स तक तो बहुत सीवियर किस्म के। मेडिकल में क्या होगा कि आप फिजिशियन की प्रेजेंस में सारे के सारे जो सिस्टेमिकली विड्रॉ करने के बाद जो उसमें ऐड करते जाएंगे इन पेशेंट बेसिस पे या आउट पेशेंट सेटिंग में, आप उसका एक प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन का जो मेथाडोन से हम कर रहे होते हैं। डिस्टिंक्टिव ट्रीटमेंट है ये, प्रॉपरली ये मैं सब बता चुकी हूँ कि आप किस तरह करते हैं कि आप ड्रग यूज को स्टॉप करने के बाद मेथाडोन पे शिफ्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे जी, क्लोनिडीन के साथ सिंपैथेटिक इफेक्ट्स हो जाएंगे इसके ब्लॉक, और मेथाडोन के साथ जो डिटॉक्सिफाई हो रहा है ये पेशेंट स्लोली स्लोली उसके साथ विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप होने में उतनी स्पेयर नहीं होगी। लेटर फिर आप इसको शिफ्ट कर देंगे नैल्ट्रेक्सोन के ऊपर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप हाउ वुड यू डिटॉक्सिफाई, ओपियोइड डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं हेरोइन की? वही सेम चीज उसी तरह लिखी हुई है कि आप मेथाडोन के साथ करेंगे, आप रिड्यूस करते जाएंगे डोजेज को, स्टार्ट करेंगे मेंटेनेंस 6 to 8 मिलीग्राम पर डे, और उसके बाद आप उसको 5 मिलीग्राम पर डे पे ले आएंगे, ठीक है। और आफ्टर जो है वो फिजिशियन डिसाइड करेगा, जैसे जैसे उसमें विड्रॉल सिंड्रोम उसका जो है वो लेस सीवियर होता जाएगा और कम सिम्टम्स आएंगी, पेशेंट को ड्रग फ्री कर देते हैं एंड में। और ये जो एब्सटिनेंस से बचने के लिए लॉन्ग एक्टिंग जो है ओपिएट जो है नैल्ट्रेक्सोन आप इसके साथ ऐड करने के बाद में, उसके साथ साथ सपोर्ट ग्रुप थेरेपी और साइकोसोशल, जिसमें ये सारी की सारी थेरेपीज इसके साथ कंटिन्यू करेंगे आप। ये एडिक्ट्स की ट्रीटमेंट होती है। अब ये भी क्वेश्चन है, एससीक्यू है कि हाउ वुड यू ट्रीट एक्यूट ओपियम पॉइजनिंग को कैसे ट्रीट करेंगे? तो उसमें ड्रग ट्रीटमेंट और सपोर्टिव ट्रीटमेंट आता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे, अगर ओवरडोजेज के साथ पेशेंट आया है, आपने प्यूपल देखे, पिन पॉइंट है, आपने कहा मॉर्फिन या ओपियोइड पॉइजनिंग के साथ पेशेंट है, उसको सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल विच इज यूनिवर्सल, मैंने आपसे कहा था चिलेटर होता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे उसको। पेशेंट जो आपकी ओपियम की चाहे आप उसको यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, यूज कर रहे हैं एनेस्थीसिया में, तो आपकी ट्रॉली पे सारी ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए जो वो सब चीजें अवेलेबल होती हैं। इसी तरह पेशेंट जब आपके पास आता है तो जो इमरजेंसी ट्रॉली है उसमें एम्बू बैग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से ईटीटी पास करना, लैरिंगोस्कोप, ये सब चीजें जो हैं रेस्पिरेटरी सपोर्ट मैकेनिकल देने के लिए आपके पास होनी चाहिए। और हाइपोटेंशन के लिए भी आप ज़ाहिर है ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि बीपी को अप करें, उसको IV इन्फ्यूजन की फॉर्म में दे देते हैं आप। एसिडोसिस के लिए आप उसको करेक्ट करेंगे थ्रू सोडा, आप ट्रीटमेंट ऑफ एसिडोसिस करेंगे ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से जो एसिडोसिस हो रहा होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। वो तमाम कंडीशन जो हैं उनके लिए आप सपोर्टिव थेरेपी दे देंगे।
स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट जो देंगे ड्रग थेरेपी में, नैलेक्सोन शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। और जैसे यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि आप जब भी न्यू बॉर्न ट्रीटमेंट ऑफ न्यू बॉर्न टू मदर्स ट्रीटेड ओपियोइड्स के साथ अगर डिलीवरी के दौरान दिए हैं, तो ड्यूरिंग लेबर अगर पेशेंट्स को ओपियोइड्स दिए होंगे तो फौरन डिलीवर होने के बाद बच्चे को आप नैलेक्सोन लगा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाली वही बात होगी कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर पेशेंट को बहुत सीवियर किस्म का होता है तो उसके साथ आप नैलेक्सोन एपिड्यूरल जो है वो ओपियोइड्स अगर आपने दिए हैं किसी वजह से, उससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ है, उसमें भी आप नैलेक्सोन यूज करेंगे। हाँ जी, खत्म हो गया। एनी क्वेश्चन बेटे अब पूछ सकते हैं, अब टाइम है मेरा 5 मिनट्स हैं। हाँ जी, ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, लेकिन जो चीजें स्लाइड्स जो हैं इसकी इस लेक्चर की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। रैशनल ऑफ यूज जिस जिस चीज में बताई है, साइड इफेक्ट्स इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए ओपियोइड्स में। हाँ जी, क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटे। Ma'am, this question is related to anti-seizure drugs. Do we have to do all the mechanism of action of drugs mentioned by you in your lecture or just important points mentioned in mini? ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग मेरे से क्यों करते हैं? मेरा लेक्चर ऑलरेडी, अगर मैं आपको कुछ पुराने लेक्चर्स दूं ना तो आप लोग सर पकड़ के बैठ जाए। मैंने इतना कंसाइज एंटी सीजर को इतना हलवा बना के उसमें लिखा हुआ है, अगर आप लोग वो 2-4 चीजें भी नहीं कर सकते तो फिर तो बहुत अफसोस की बात है। फार्माकोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मेरे बेटे। एंटी सीजर ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैंने आपसे कहा था वो बहुत अब ज्यादा पूछी जाती है, अदर देन एक थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन है। तो जब आप वो क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका बहुत आसान है। मेन मैकेनिज्म तो सोडियम चैनल ब्लॉकेड है सबका ऑलमोस्ट, और जो उनका गैबा से रिलेटेड और ग्लूटामेट से रिलेटेड है वो कुछ में है, और पोटेशियम चैनल से रिलेटेड जो थैलेमिक न्यूरॉन्स में इथोसक्सीमाइड का। तो ये तो एक एक दो दो लाइंस हैं हार्डली। आई डोंट नो मिनी में क्या लिखा हुआ है, प्लीज मेरे पास मिनी पढ़ने का टाइम नहीं होता कि मैं देखूं उसमें क्या लिखा हुआ है। आप लेक्चर को ऐड कर लो एक एक लाइन उसके अंदर, अगर आप लोग बजिद हैं कि आप लोगों ने मिनी से ही पढ़ना है तो ठीक है। Okay, ma'am. Next question is कि जब भी किसी ड्रग का रैशनल ऑफ यूज पूछा जाता है तो उसमें हमने एग्जाम में क्या लिखना होता है? ये दोबारा सुन लें, 100 टाइम्स बता चुकी हूँ। रैशनल ऑफ यूज का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दे रहे हैं या पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा में आया मॉर्फिन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप रैशनल का मतलब ये होता है कि रीजनिंग बिहाइंड, जो उसके अंदर पीछे वो क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स शो कर रही है। हमने कहा जी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में प्री लोड आफ्टर लोड कम कर रही है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम कर रही है मॉर्फिन, फिर एनाल्जेसिक के। और फिर हमने कहा सर्जरी में अगर पूछ ली जाते हैं सीवीएस की सर्जरी में क्या कर रहे हैं जी, वो बहुत सीवियर किस्म पोटेंट किस्म के एनाल्जेसिया कर रही है। फिर आप कहते हैं आप इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्यों यूज कर रहे हैं, वो जी लोकल एनेस्थेटिक के साथ देंगे तो उसके साथ बहुत ये एडजंक्ट होगी, एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करेगी, कंटिन्यूस पेन को रोकेगी, पेरी ऑपरेटिव पेन भी और पोस्ट ऑपरेटिव पेन को भी रोकेगा, ठीक है ना। वो तो और किस तरह प्रोड्यूस कर रहा है जी, ये म्यो रिसेप्टर्स के थ्रू कर रहा है, सेंट्रल इफेक्ट्स हैं। तो उसमें रिसेप्टर भी आप बताएंगे और आप ये बताएंगे उसके साथ जो इफेक्ट्स बेनिफिशियल प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज रैशनल ऑफ यूज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आएगा कि जी ये फलां जगह पे डॉर्सल हॉर्न में म्यो कैपा डेल्टा रिसेप्टर्स हैं, उनके थ्रू ये फलां 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 इफेक्ट्स कर रहे हैं, म्यो रिसेप्टर के थ्रू ये काम कर रहे हैं। वो जो मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया था, प्री साइनेप्टिक मॉड्यूलेशन क्या कर रहे हैं, पोस्ट साइनेप्टिक क्या कर रहे हैं, वो कैल्शियम और पोटेशियम के चैनल्स का जो मैंने बताया था, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आपने ओपियोइड दे दिया, अब उसके साथ वो कौन से इफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल बॉडी में इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि आप एमआई में यूजफुल है आपके लिए, वो रैशनल ऑफ यूज होगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बच्चों को जब रैशनल पूछी जाती है तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मांगा जाता आपसे, उसमें पूछा जा रहा होता है जैसे बीटा ब्लॉकर की रैशनल ऑफ यूज इन कंजेस्टिव सीसीएफ में बताएं जी। वो मैंने आप लोगों को पूरी पूरी स्लाइड्स, मेरी स्लाइड्स में पूरे पूरे आंसर होते हैं, मैं उनको इतना शॉर्ट करके, और वो एससीक्यू का पूरा पूरा आंसर होता है। जैसे मैंने पीछे आपको मायोकार्डियल की रैशनल है जो मैंने पीछे दिखाई, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। दिस इज
ये CVS में हमने कहा जी ये इफेक्ट्स हैं, और साथ ही मैंने आपको ये स्लाइड बना दी कि क्या है, यूजफुल क्यों है, दिस इज द रैशनल ऑफ यूज, कि वो तमाम रीजनिंग पीछे वो क्या ऐसे इफेक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही है ये ड्रग, जो